सर मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपने पूरा निबंध लिख दिया। Are you satisfied with your salary? 100%. Okay. No, salary, no, sir, I'm not satisfied, not at all. I thought, एक्चुअली मैंने वो कभी डिसलाइक किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इनके Okay, okay. करंट अफेयर्स के लिए आए थे, लेकिन एक ऑप्शन हिस्ट्री से दे दिया, तो इनको 60 दे दीजिए और जो गिफ्ट था वो मुझे दे दीजिएगा। नहीं, Unacademy. Let's crack it. जय हिंद वॉरियर्स। मैं आज आप लोगों को लेकर आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें मेरे साथ हैं अनअकैडमी के दो बहुत ही टॉप एजुकेटर। एक है मुक्तक सिंह राठौड़ सर। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm very good, ma'am. Thank you very much for the introduction. हेलो विशाल सर, हाउ आर यू? मैम फाइन। ओके, सो इन दोनों के बीच में होने वाला है एक नॉलेज फाइट। एंड मुक्तक सर का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो इनसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चंस दोनों से। एंड विशाल सर का सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, तो आपसे पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बिफोर वी बिगिन, तो मेरा कुछ रूल्स हैं, ठीक है? जिससे भी करेक्ट आंसर दिया उसको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, एंड जिसने इनकरेक्ट आंसर दिया उसको मिलते हैं -20। मतलब पर क्वेश्चन 20 मार्क्स। अगर सही है तो 20, Okay, नहीं मिलता है तो minus। छिन जाएंगे। Okay? स्टार्ट करते हैं अच्छा, मुक्तक। रॉन्ग पे -20 भी है। मतलब 0 तो -20। ओके 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 सर, या कैन वी स्टार्ट? या Yes. तो पहला क्वेश्चन है मेरा मुक्तक सर के साथ। सर, आर यू रेडी? Yes, I'm a bit nervous but ready. बट मैम मेरी एक शिकायत है आपसे, एक बार हम दोनों को ऑल दी बेस्ट तो बोलिए। ओके सर, ऑल द बेस्ट। Thank you very much. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नीड ऑफ ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ वेदास? I'm sure ये क्वेश्चन सर नहीं बनाया होगा। जी मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मतलब मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि 2 बार पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, तो प्लीज मैं भी 2 बार पढ़ना चाहता हूँ। Sure, sir. The question is, what was the need of Brahmin, Aranyak, and Upanishads after the creation of Vedas? वेदों के क्रिएशन के बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की क्या आवश्यकता थी? तो मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड इंग्लिश में ही इसका आंसर दूंगा। दरअसल बात ऐसी थी कि वेदों का क्रिएशन हो गया था एंड वेदास वे आर फुल ऑफ नॉलेज, ये तो सब जानते ही है। लेकिन वेदों की लैंग्वेज विद द कोर्स ऑफ टाइम बहुत डिफिकल्ट साबित होती जा रही थी, और इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कई ब्राह्मण विद्वानों ने कुछ ग्रंथों की रचना करी और उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा करते थे। अब उसमें जैसे हम लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे, टेक्स्ट बुक हमको समझ में नहीं आती थी, तो एक गाइड हम परचेज करते थे मार्केट से, और वो गाइड हमको सिंप्लीफाई करके चैप्टर को समझाती थी। तो वैसे ही ये ब्राह्मण ग्रंथ होते थे जो अलग अलग ब्राह्मण विद्वानों के नाम पे है। ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, तांड्य महाब्राह्मण, गौपद, शतपथ, और ये सारे ब्राह्मण लिटरेचर किसी न किसी वेद को एक्सप्लेन कर रहे होते, उसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। फिर एक लिटरेचर आता है अरण्यक। अरण्य मतलब होता है जंगल, जिसको हम हिंदी में जंगल कहते हैं, या हिंदी में उसके लिए करेक्ट वर्ड वन है। जंगल भी गलत वर्ड है, वन उसके लिए करेक्ट वर्ड है। तो वनों में आश्रम होते थे और इन आश्रमों के अंदर ऋषि मुनि होते थे, और उन ऋषि मुनियों ने वेदों के ऊपर सिंप्लीफाई तो हो गए वेद। अब वेदों के सिंप्लीफाई होने के बाद भी उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे विच रिक्वायर्ड मोर एनालिसिस। जैसे मान लीजिए कि हमने पॉलिटी के सब्जेक्ट को पढ़ा। अब पॉलिटी के सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पॉलिटी के सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स को लेकर कोई खास किताब निकल के आती है कि अमेंडमेंट्स क्या चीज है। तो वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर सिंप्लीफिकेशन तो हो। इंटरप्ट, यस, तो कितने ग्रंथ होते हैं? देखिए ग्रंथ तो बहुत सारे होते हैं। हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता होती है कि हमारा कोई उपनिषद तो 108 होते हैं। हाँ, लेकिन जो आज सरवाइव कर रहे हैं वो 108 सरवाइव नहीं कर रहे हैं। आज तो बहुत कम, अराउंड 14 उपनिषद सरवाइव कर रहे हैं। 14 और 16? 14। ओके। तो ये जो अरण्य ग्रंथ थे, ये वनों के अंदर ऋषि मुनियों ने लिखे थे किसी विशेष टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन्हीं अरण्यकों से आगे डेवलपमेंट हुआ उपनिषद का। उप मतलब निकट और निषद मतलब कि रह के। तो ये गुरु शिष्य परंपरा, जो आश्रम की परंपरा होती थी, उस परंपरा के अंदर गुरु और शिष्य साथ में रहते थे, और जब भी शिष्य वेदों के किसी कॉन्सेप्ट को ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथों के माध्यम से समझते थे, तो फिर उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। सर, आप भी टीचर हैं, एक बात बहुत अच्छी होती है, अगर स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब उसको समझ में आ रहा है, वरना कोई ऐसा टीचर होगा जिसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, और वो पूछते अपने टीचर से उन क्वेश्चंस को। उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने के प्रोसेस में बहुत बड़े बड़े एनालिसिस निकल के आते हैं वेदों के।
और उसी को उपनिषद कहते हैं, उसको वेदांत भी बोलते हैं, क्योंकि वो वेदों का फाइनल कंक्लूजन माना जाता है। एक बहुत अच्छी थ्योरी मैंने कहीं पे पढ़ी या सुनी थी कि वेद जो है वो घास की तरह, ग्रास, वेरी जूसी ग्रास, और उपनिषद जो है वो गाय की तरह है जिसने इस घास की जुगाली कर करके इसका पूरा जूस एक्सट्रैक्ट किया, और कृष्ण वो ग्वाले हैं जिन्होंने उस गाय का दूध निकाल के वो न्यूट्रिएंट्स पूरी दुनिया के लिए दे दी। तो ये एक रिलेशन है वेदों का, उपनिषद का, और आगे चल के भागवत गीता का। ओके विशाल सर, आपको क्या लगता है सर को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? मैम वैसे तो मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ और लिटरली मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया उन्होंने आंसर, एंड मैं बिल्कुल इनको 20 आउट ऑफ 20 देना चाहता हूँ। थैंक यू Very वेरी good. मच सर। तो विशाल मुक्तक सर को मिलते हैं 20 आउट ऑफ 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा विशाल सर के साथ। सर ऑल द बेस्ट। नाउ आई एम नर्वस। मे बी डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यस मैम। May I start? Yeah. Okay. What is the significance of the directive principles of state policy in promoting social justice in the Indian Constitution? ये क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए, सर, आप भी question लर्न कर सकते करने के हैं। लिए भी, क्योंकि मुझे कभी समझ में नहीं आता तो प्लीज इसी बहाने मैं सीख भी लूंगा इसको। मैं समझ गया ये क्वेश्चन आपने, ठीक है, अब मुझे कुछ फीलिंग आ रही है, क्वेश्चन आपने बनाया होगा, आई एम श्योर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैम बहुत ही बेसिक से। जनरली ये जो डीपीएसपी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4th चैप्टर है। हमारे जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस चैप्टर को एक नाम भी दिया था नॉवेल फीचर्स। मतलब इट मींस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जनरली ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जब भी स्टेट को कोई लॉ बनाना हो, स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार से है, कि जब भी सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो वो एक बार इस चैप्टर को देख के बनाए। जैसे सर कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि कल तुम्हारा एग्जाम है और मैंने तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एक बार इनको जरूर देख के चल जाना, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए। इसमें से कुछ आ जाएगा तो तुम्हें पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो वैसे ही चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर का बेसिकली मतलब क्या है? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो सरकार को कानून बनाने से पहले हमेशा देखने चाहिए। लेकिन ये चैप्टर सरकार के ऊपर बाउंडेड नहीं है, मतलब इट इज नॉन जस्टिएबल। मतलब अगर सरकार इस चैप्टर को देके कानून ना भी बनाए तो भी आप सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। सर आई हैव अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों? सर फंडामेंटल राइट्स है वो एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, बट डीपीएसपी नहीं है। मैम यस मैम, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स जस्टिएबल हैं, डीपीएसपी नॉन जस्टिएबल। उसका रीजन मैम ये है कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे अधिकार हैं जो हमें, आप कह लो कि तानाशाही से बचाते हैं। मैम एक शब्द होता है डिस्पोटिक रूल, जैसे मैम डिस्पोटिक रूल का मतलब तानाशाही होता है। अगर आज हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो कोई भी हमें अपना गुलाम बना सकता है। अब अगर मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, और मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ इक्वलिटी नहीं दिखा रहा है, फ्रीडम नहीं दिखा रहा है, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके सरकार की भी शिकायत कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई दे आर जस्टिएबल। प्लस मैम फंडामेंटल राइट्स हमारा डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी नॉन जस्टिएबल इसलिए भी है क्योंकि हमारी सरकार के पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। जैसे डीपीएसपी का मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 38 है, ये एक डीपीएसपी ही है। ये बोलता है कि हमें इनकम इनइक्वालिटी करनी चाहिए। मतलब इसको आप इस तरह समझो कि सब लोग की तनख्वाह बराबर कर देनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सबकी इनकम इक्वल हो जाए, बट ये सरकार नहीं कर सकती बिकॉज सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। दैट इज द रीजन कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिएबल इन नेचर। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्वेश्चन ये था मैम का कि ये कैसे सोशल जस्टिस के बारे में बताते हैं। सोशल जस्टिस जो शब्द है ना सर, ये हमारे प्रेम्बल में सबसे पहले यूज हुआ है, और ये सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और सोशल जस्टिस की बात इस डीपीएसपी चैप्टर के अंदर भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 ये बोलता है कि हमारे देश के अंदर लोगों को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, मैम खड़ी हैं और मैं मैम के साथ ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैम हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक लड़का और लड़की काम तो बराबर करते हैं बट उनको सैलरी बराबर नहीं मिलती। वेरी ठीक है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो अगर एक लड़का लड़की बराबर काम करे तो उनको सैलरी बराबर मिलनी चाहिए, ये सोशल जस्टिस है और ये दे रखा है डीपीएसपी के अंदर। तो यहां से प्रूव होता है कि कैसे डीपीएसपी सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है। एक एग्जांपल हम इसका और लेंगे कि अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है और ये बोलता है कि सरकार को देश के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जिससे जो खाने पीने के आइटम्स है इसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़े। अगर लोगों को न्यूट्रिशन वाला खाना मिलेगा तो बीमार कम पड़ेंगे। आपको पता होगा सर, अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में ना जाए तो वेस्टिंग और हस्टिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ता, हाइट नहीं बढ़ती। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि कैसे डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल जस्टिस लेके आता है। ठीक है सर, मैं मतलब वैसे तो बहुत कुछ है इसमें पर मैं अभी Let's shorten the answer. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. So, are you satisfied with the answer? Of course I am. How much? I'm very 10 satisfied. or 20? 20 out of 20. Sure? Yes. Lock Are you कर दिया जाए? satisfied with what he said to you about the social justice and economic Okay, justice? sir. Are you satisfied with your salary? 100%. Okay. No, salary, no, sir, I'm not satisfied, not at all. I thought, एक्चुअली मैंने वो कमेंट इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये okay, sir, तो विशाल सर को भी मिलते हैं 20 out of 20. हाँ, 20 out of 20. Okay, सर. तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा फिर से मुक्तक सर के साथ. सेकंड क्वेश्चन होगा, एक एक को है हमारा। अच्छा वैसे चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन होगा। हाँ, मुझसे सेकंड है। आपसे सेकंड। मुक्तक सर से सेकंड क्वेश्चन है, वैसे थर्ड। ओवरऑल थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये हाँ, नेम वन महाजनपद where two rivers of religious importance flow. वंडरफुल सर। काफ़ी, ये तो एकदम मेरे घर के इलाके का ही महाजनपद है। ये वेस्टर्न इंडिया में एक महाजनपद हुआ करता है। आप भी कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन सा, वैसे मैं जवाब दे ही दूंगा। तो ये महाजनपद वेस्टर्न इंडिया में है, इसको अवंती महाजनपद कहते थे। और अवंती महाजनपद में दो नदियां बहती थी, दोनों ही नदियों के किनारे जो दो टाउन्स बसे हुए थे, वो दोनों ही टाउन्स आज भी बहुत ज़्यादा कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के टाउन है। एक उज्जैन, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और दूसरा है महेश्वर, जिसको एंशिएंट टाइम्स में माहिष्मती बोलते थे, जिसका नाम लोगों ने बॉलीवुड के थ्रू, टॉलीवुड के थ्रू ज्यादा सुना हुआ है। तो माहिष्मती महेश्वर नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ था, जो आज भी भारत की नदियों में वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट रिवर है। और दूसरी क्षिप्रा नदी, जो अगेन एक बहुत ही सीक्रेट रिवर है। हालांकि क्षिप्रा नदी काफी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब नेचुरली वो जो फ्लो था उसका खत्म हो गया है, बट फिर भी वो एक सीक्रेट रिवर है और उसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है। तो ये वो दो नदियां हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की नदियां हैं, जो इस पश्चिमी महाजनपद से बहा करती थी। नाम था उसका अवंती। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। तो आपको मिलते हैं, सो सैड टू आंसर दिस, आपको मिलते हैं, कितने मिलते हैं विशाल सर? 20 ऑफ कोर्स। ओके सर, 20। आप सैटिस्फाइड नहीं थी मेरे आंसर? नहीं सर, सैटिस्फाइड ही थोड़ा होना चाहिए ना, क्रिस्प। थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है विशाल सर के साथ एंड सेकंड क्वेश्चन आपके साथ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 often referred to as a mini constitution? नाइस क्वेश्चन सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसे क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये कभी यूपीएससी में पूछा है शायद से, सिविल सर्विस में, अगर मुझे याद, मतलब कभी देखा था शायद से, मेंस में कभी आया है। मैं इसका सर बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प आंसर दूंगा। सर सबसे पहली बात, मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत बहुत प्यारी लाइन से करना चाहूंगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेटेबल अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमारे संविधान में कोई सबसे डिबेटेबल अमेंडमेंट हुआ है, सो दैट इज 42nd अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पे, जो कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी। सर एक्चुअली ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। अब आप इसको मैम ऐसे समझिए सर, आप ऐसे समझिए कि मेरे हाथ में किताब है, उस किताब के अगर हर 5वें पन्ने में मैं एक चेंज कर दूं ठीक है, अगर मैं एक बुक है मेरे हाथ में और उस बुक के हर 5वें पन्ने में एक चेंज कर दूं, तो आप मानो कि उस बुक के एक वो नई बुक बन जाएगी। अभी मेरे पास एक बुक थी, मैं उसके हर दूसरे पन्ने में चेंज करता जा रहा हूं, तो वो एक नई बुक बन गई ना। तो इस अमेंडमेंट ने इतने चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर दिए कि इस अमेंडमेंट को बोला जाने लगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली इंदिरा गांधी जी हमारी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजों को चेंज कराने की कोशिश करी इस अमेंडमेंट के थ्रू। आप सुन के हैरान हो जाओगे सर कि इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करी।
और बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, बट इस अमेंडमेंट ने वो काम किया। इस अमेंडमेंट ने अच्छे काम भी बहुत किए। जैसे अगर आप देखोगे तो इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रेम्बल के अंदर 3 नए वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। क्योंकि अगर इंटीग्रिटी वर्ड हमारे प्रेम्बल में नहीं हुआ तो ये हम कैसे सीखेंगे कि हमें अपने भारत को जोड़ के रखना है। अगर हमारे देश के अंदर सेक्युलर शब्द ऐड ना होता तो हम कैसे हर धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, क्योंकि सेक्युलर शब्द का मतलब है सब धर्म बराबर हैं, और ये वर्ड इसी अमेंडमेंट से आया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में भी इसने चेंजेस किए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसी 42nd अमेंडमेंट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत प्यारा आर्टिकल ऐड हुआ, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 48A। और सर ये आर्टिकल ये बात करता है कि भाई सरकार को ऐसे ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि सरकार इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि सर इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को। आप सभी को आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं ग्रीनरी खत्म होती जा रही है और क्लाइमेट चेंज अपने इफेक्ट दिखा रहा है। तो इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, 7th शेड्यूल में चेंजेस हुए थे। तो बहुत सारे चेंजेस सर इस अमेंडमेंट के थ्रू हुए। दैट्स व्हाई दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज, मैं एक नाम और बताता हूँ, इसे रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वैसे आप जब ये सारी बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जिस धरती के ऊपर आज अपन बैठे हुए हैं, 150 साल पहले यहाँ पे कोई और अलग नियम हुआ करते थे और 150 साल बाद कोई और अलग नियम हुआ करेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत स्वाभाविक है, ये जो चेंजेस होते रहते हैं विद द कोर्स ऑफ टाइम, अलग अलग पॉलिटिकल लीडरशिप आती है। सर बट अगर मैं इंडिया की बात यहाँ पे करूँ तो हमारी एनसीईआरटी जो है, हमारी एनसीईआरटी ये बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर आप देखोगे तो सर कितनी सारी ऐसी कंट्रीज इनके संविधान कितनी बार चेंज हो गए, बदल गए। नेपाल हो गया, बहुत सारी कंट्रीज इनके संविधान कई बार नए कॉन्स्टिट्यूशन बन गए, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से इन्फोर्स हुआ था सर वो आज तक चलता आ रहा है। हाँ ठीक है, हमने चेंजेस करे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, वो आज भी जिंदा है। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। 20 out of 20। ओके सर, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मुक्तक सर के साथ, थर्ड क्वेश्चन। मराठास डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पावर लॉस्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, रीजन? वंडरफुल। ऑल्दो ये एक कैटास्ट्रोफी थी ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर, बट क्योंकि मैं मिलिट्री साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत देना चाहूँगा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए। और ये वाकई में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इतनी बड़ी पैरामाउंट पावर थी मिलिटरीली, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर क्या डिबैकल हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला डिबैकल ये हुआ था कि जब मराठास इस लड़ाई के लिए गए थे तो वो अपने साथ बहुत सारे सिविलियंस लेके चले गए थे जो उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहते थे, हरिद्वार के, कुरुक्षेत्र के, मथुरा वृंदावन के, वो दर्शन करना चाहते थे और उनको उनकी आर्म्ड फोर्सेस के, उनकी आर्मी के साथ में मूव करने में काफ़ी सिक्योरिटी फील हो रही थी। तो इसीलिए वो बहुत और धीरे धीरे करते करते सिविलियंस का नंबर थाउजेंड्स में आ गया। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि अब मराठा आर्मी जो थी उसका ज़्यादातर ध्यान अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने में लगा रहा या फिर मौका मिलने पे तीर्थ यात्रा के दर्शन करने में लगा रहा। तीसरी चीज़ जो कि मिलिट्री साइंस में या यूँ कहें कि आर्म्ड फोर्सेस में कही जाती है कि एन एनिमी कैन एवरी टाइम टेक यू बाय सरप्राइज। आप दुश्मन जो है ना कभी भी आपके साथ छल कर सकता है। So you should always be prepared for any action when you are in the battlefield। और यहाँ पे भी यही हुआ कि जब यमुना बहुत तेज़ उफान पे थी तब मराठों को लग नहीं रहा था कि रुहेलखंड के अंदर अब्दाली जो गया हुआ आज का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है वो पार भी नहीं कर पाएगा यहाँ से, क्योंकि अभी तो यमुना में बहुत तेज़ बहाव है, हम नहीं पार कर पा रहे तो वो क्यों पार कर पाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली उसने उस नदी को पार कर लिया, उसमें उसको लॉस बहुत हुआ और जब वो नदी पार करके दूसरे किनारे पे आया था दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट कि उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, बट बिकॉज मराठास हैड देयर सिविलियंस विद देम तो वो पैनिक हो गए कि अब्दाली ने नदी पार कर ली, अब अगर हमने इस समय हमला किया और अब्दाली भागा उत्तर की तरफ तो हमारे सिविलियंस एक्सपोज हो जाएंगे उसके सामने। तो वो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में जो उनकी जो डिफेंसिव पॉलिसी थी वो डिफेंसिव पॉलिसी दिल्ली के नॉर्थ में डेवलप हो गई पानीपत में और उसके साउथ में मोर्चा बना लिया अब्दाली ने। अब मराठों के जितने भी सप्लाईज आते थे दिल्ली से आते थे, बुंदेलखंड के इलाकों से आते थे,
वो अब्दाली ने कट ऑफ कर दी। इधर मराठे जो थे पानीपत में अटक गए। पानीपत के अंदर जितना राशन था, जितना प्रोविजन था, वो उन्होंने आने वाले 1-1.5 महीने में पूरा एग्जॉस्ट कर दिया। अब वहाँ के व्यापारियों के पास बचा ही नहीं प्रोविजन मराठों को देने के लिए, और सप्लाई लाइंस कट ऑफ हो गए थे। अब्दाली को नजीब-उद-दौला से और शुजा-उद-दौला से, इन दोनों से मदद मिल गई भारत में। अनफॉर्चुनेटली मराठास को मदद नहीं मिली भारत में, अलग अलग वजह से। तो अब मराठास जो है ट्रैप हो गए, और उसके बाद मिलिट्री साइंस में इसको बोलते हैं बैटल ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब वो जीतेगा जो पहले ब्लिंक करेगा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, और दोनों के मोर्चे बहुत मजबूत थे। कोई भी पावर आगे बढ़ के दूसरे के मोर्चों को पेनिट्रेट कर सकती, ऐसा होना बहुत मुश्किल था। बट अब्दाली न्यू कि आई कैन होल्ड ग्राउंड बिकॉज आई हैव द सप्लाईज एंड लॉजिस्टिक्स। मराठास न्यू कि विद एवरी पासिंग डे उनकी सप्लाईज और कम होते जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर लड़ना पड़ा तो उनको भूखा लड़ना पड़ेगा। देन एक डेस्पिरेशन में वो बड़ा हमला करते हैं, एंड अब्दाली वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ही हैड वेरी गुड डिफेंसेस, और जब मराठास ने अटैक किया तो उसने फिर अपने डिफेंसेस का और अपने रिजर्व्स का बहुत अच्छा यूज़ किया। जम्बर्ग तोपों का भी बहुत अच्छा यूज़ किया, जो छोटी छोटी तोपें होती थी, ऊँटों के पीठ के ऊपर लाद दी जाती थी, और ये जैसे मोबाइल कैनन्स की तरह होती थी। मराठास के पास में फ्रेंच डिज़ाइन की राइफल्ड गन्स हुआ करती थी, बट वो इतनी हैवी गन्स हुआ करती थी कि उनको मूव करना बहुत मुश्किल था। और अब्दाली अपनी गन्स को बैटलफील्ड के अलग अलग हिस्से में ले जाके अपने मन के मुताबिक फायर कर सकता था। अब इतनी सारी चीज़ें जो मराठास के अगेंस्ट चली गई, तो फिर वो उससे ओवरकम नहीं कर पाए, और एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ। और मैं अपनी हर क्लास में भी ये बात कहता हूँ, और आज भी ये बात कहूँगा, कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठास एंड अब्दाली, एंड इट वॉज वन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्जैक्टली, बिकॉज ब्रिटिशर्स को इसका फायदा मिला। इनफैक्ट जहां तक मुझे पता है कि अगर इस युद्ध में मराठास ना हारते तो इंडिया में मराठास रूल कर रहे थे, बिल्कुल, ना कि ब्रिटिशर्स। ऑलरेडी पंजाब तक तो चौथ कलेक्शन कर ही रहे थे वो लोग। वेरी नाइस। आपको भी मिलते हैं 20 पॉइंट्स। आई डोंट थिंक सो कोई भी हारने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल सर आपके साथ, एंड ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आई गेस। एनी गेसेस क्या हो सकता है? बहुत पॉपुलर है, स्पेशली यूपीएससी में। यूपीएससी आई बिलीव अब इन्होंने क्या बना दिया होगा, आई डोंट नो, Okay. but I'll try my best. Okay. So what is judicial activism? Oh my God. ये क्वेश्चन, पहले तो मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी में रखिए कि सोशियोलॉजी की कैटेगरी में रखिए? सर इसको आप पॉलिटी में रखिए सर, पॉलिटी के अंदर जुडिशरी में रखिए आप इसको। ओके। तो जुडिशियल एक्टिविज्म सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछ ली, और मुझे तो लगता है कि ये चीज जब मैं बताऊंगा यहाँ पे तो क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन भी बच्चों को पेपर में देखना वो ना मिल जाए, कि जिस तरह का भी एनडीए और सीडीएस का एग्जाम आ रहा है, खासकर सीडीएस का, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जा रहे हैं। सर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में एक नौकर है। मैं एग्जांपल से सर समझाऊंगा, जी। क्योंकि इजी लैंग्वेज में बताऊंगा तो समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि अगर मैं जुडिशरी लैंग्वेज बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। सर आपके घर में एक बहुत ही सुस्त नौकर है, या चलो सुस्त नहीं बोलना चाहिए, आपके घर में एक नौकर है, तो बस वो अपना काम करता है। अब तो आपने सुस्त बोल दिया तो सुस्ती आ रहा दिमाग में। नहीं सर, नहीं आप मुझे गलत ले गए। जस्ट इमेजिन कि आपके घर में एक नौकर है, ठीक है, जो उसका काम है बस वो वही करता है, कार धोना, कुत्ते को घुमाना, ठीक है, नहीं कुत्ता वैसे, खाना बनाना। लेकिन होता क्या है कि आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो नौकर है ना, ये 10 काम एक्स्ट्रा करने लग गया। ये खुद ही जाके मार्केट से सामान ले आता है, ठीक है, ये खुद ही जाके आपके लिए मार्केट से कपड़े भी ले आता है, ठीक है, ये आपके कपड़े से उमड़ के प्रेस भी कर देता है। मतलब उसके काम इतने थे, पर उसने खुद और ज्यादा काम करने शुरू कर दिए। मतलब आपका जो नौकर है वो एक्टिव हो चुका है। तो सर जुडिशरी है, जुडिशरी के भी कुछ फिक्स काम है कि जुडिशरी ये करेगी, लेकिन जब जुडिशरी कुछ एक्स्ट्रा काम करने लग जाए ना अपने कामों के अलावा, जब जुडिशरी एक्टिव हो जाए, इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके। तो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आजकल हमारी कंट्री में बहुत देखा जा रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म का सिंपल से यही मतलब होता है कि जब जुडिशरी अपने काम के अलावा 10 और नए काम करने लग जाए, इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। जस्ट इमेजिन कि मैं एक जज हूँ, ठीक है,
और मैं किसी गांव में जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ रोड बहुत टूटी हुई है, मेरी कार का टायर पंचर हो गया, तो इस गुस्से में आके मैंने कोर्ट में एक फैसला सुना दिया, ठीक है, कि ये रोड बनेगी कल से, वरना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो सर ऐसे बिना केस के भी जज नहीं फैसला सर, सुना सकते? ऑब्वियसली बात है, पूरा प्रोसेस होता है, ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मान लो मैं जिस गांव में गया वहाँ सड़क बहुत गंदी है, नालियों से स्मेल आ रही है, तो मैंने आके एक रूल सुना दिया जज ने कि इसे भाई सही करो, ये बहुत गलत है, बीमार पड़ेंगे इससे लोग। अब आप इस चीज पे ध्यान देना, कायदे में काम एग्जीक्यूटिव का है, सरकार का है, एग्जीक्यूटिव का नहीं कि सरकार, लेकिन ये काम कर किसने दिया? जज ने। जुडिशरी ने कर दिया, तो जुडिशरी ने एक एक्स्ट्रा काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी। तो ये सर ये अच्छा है कि बुरा है? सर कुछ चीजों में अच्छा है। अब जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास 11th की एनसीईआरटी में इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों दे रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर के ऊपर काम करता है। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 लेजिस्लेचर, नंबर 3 जुडिशरी, क्योंकि आप किसी दूसरे काम उससे नहीं छीन सकते, उस हक में ये गलत है। निश्चित सर। चलिए, सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, हाँ। तो इनके जवाब से ज्यादा फिर ये मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। नहीं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत दिमाग लगाया है इन क्वेश्चंस को। थैंक यू सर वेरी मच। बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आपने बहुत इजी एक्सप्लेन किया है explain इसको। कर मैं इस चीज में थोड़ी सी अपनी तारीफ करना चाहूंगा। हाँ जी। लिटरली सर मैं मजाक से के बोल रहा हूँ, मैं चीजों कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी बनाने पे बिलीव करता हूँ। बिल्कुल और ये रीजन है कि शायद से बच्चे मेरी क्लास में पढ़ जाए। इसमें मुझे भी समझ में आ गया। बस लो, मैम को समझ में आ गया, से बड़ी बात क्या है? थैंक यू सर। मतलब इसका क्या मतलब था? मैम को समझ में आ गया, इससे बड़ी बात क्या है? नहीं, मैं तो एक अप्रिशिएट कर रहा हूँ अच्छा, ना कि उनको समझ में आया। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। आपको भी मिलते हैं 20 आउट ऑफ 20। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मुक्तक सर के साथ हिस्ट्री का ही है आई गेस। हाँ, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री। रोल ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब तो आज की तारीख में तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा फेज बीता है, आपने भी जब प्रिपरेशन करी होगी तब हम देखते थे कि थोड़े साइडलाइंड हो जाते हैं इनके कैरेक्टर, लेकिन एक्चुअली इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत की आज़ादी में। और वो मैं रिलेट करके आपको बताता हूँ कि कैसे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिखाई देता पर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बहुत अलग थे, क्योंकि उन्होंने आईसीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था सिर्फ अपने फादर को ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ, पर जाना तो वो फ्रीडम स्ट्रगल में ही चाहते थे। फ्रीडम स्ट्रगल में गए, उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन करी थी और जो भी उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही, लेकिन जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो वो पहले तो हाउस अरेस्ट में डाल दिए जाते हैं, फिर वहाँ से एस्केप करना भी अपने आप में एक बड़ा मिराक्युलस और हीरोइक एक्ट था। फिर बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक पहुँचना, सब कॉन्टिनेंट के इतने बड़े हिस्से को पार करके जाना, एंड वो भी तब जब अंग्रेज उनको ढूंढ रहे, अलग अलग भेष बदल के जाना, डिस्गाइज्ड होके जाना, अफगानिस्तान में जाके एक पठान की तरह रहना, पर अब पश्तो बोल नहीं सकते तो गूंगे बन के रहे, अब समझ भी नहीं सकते पश्तो तो बहरे बन के रहे, अब इशारों में तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बात हो सकती। वहाँ पे फिर इटालियन और जर्मन एम्बेसी से कांटेक्ट करना, फिर उनके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड वॉर जहाँ पे एक्टिवली चल रहा है उस ग्राउंड से आगे बढ़ते हुए फिर जर्मनी में जाना, फिर वहाँ से जापान जाना, वो भी सबमरीन में। और जापान पहले तो जर्मन सबमरीन ने इनको इंडियन ओशन में समवेयर इन द इंडियन ओशन ड्रॉप किया था, और जापानीज सबमरीन जो इनको लेने के लिए आई थी, उन दोनों सबमरीन एक दूसरे से चिपक नहीं सकती ना, वो दूर थी, तो काफ़ी डिस्टेंस इनको तैर के पार करना पड़ा था, बट ही डिड इट, वेरी हीरोइक। उसके बाद जापान में जाना, और जापान में जाके फिर वहाँ की जो प्रीमियर्स थे, हिरोहितो, टोजो, उनसे बात करना, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स के साथ बात करके उनको उस ज़माने में वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडर्स के सामने लोग खड़े नहीं हो सकते थे, हिटलर के सामने उसके खुद के लोग खड़े नहीं हो पाते थे, उसको जाके अपनी बात कहना और समझाना, ये अपने आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा है। वहाँ पे फिर इंडियन नेशनल आर्मी बनाना सिंगापुर में, और वहाँ से जापानीज को ये कन्विंस करना कि कल तक हम तुम्हारे दुश्मन थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे हाथ में वेपन्स लेके हम लड़ाई करेंगे। और लड़ाई करने की प्रोसेस में भी साउथ ईस्ट एशिया में आज के बर्मा तक पहुंच जाना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर झंडा फहरा देना अपना आज़ाद हिंद फौज का, ये सब बहुत हीरोइक एक्ट्स थे, बट इनसे डायरेक्टली इंडिपेंडेंस नहीं मिला। एंड में जापान के ऊपर जब एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए तो फिर वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद आईएनए की जो फाइट थी वो कहीं पीछे हट गई थी, लेकिन आईएनए ने जो करना था वो कर दिया, आईएनए ने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया।
जब आईएनए एक्टिव थी तब भारत में किसी को नहीं पता था। जब आईएनए इनएक्टिव हो गई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने और उनके सोल्जर्स और ऑफिसर्स को ट्रायल्स के लिए लेके आए, तब ब्रिटिशर्स ने ये प्रोपेगेंडा या ब्रिटिशर्स ने ये शोकेस करना शुरू किया कि दे हैड स्टूड अगेंस्ट अस इन रिबेलियन एंड वी हैव क्रश्ड देम, नाउ वी विल सेंटेंस देम टू डेथ। और दिस टाइम उनको वो जो डेथ सेंटेंस दिया था 3 अधिकारियों को, उससे नेशन में जो एक आग भड़की, मतलब देश को ऐसा लगा कि वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का फांसी तो हम रुकवा नहीं पाए थे, लेकिन इन 3 की फांसी हम रुकवाएंगे, चाहे वो आईएनए के हो या किसी के भी हो, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो हम उनकी फांसी नहीं होने देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस। उस समय तो आप जानते ही हो सर कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इनके बीच में कितने पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, बट फिर भी दोनों के जो बड़े बड़े नेता थे वो तीनों को बचाने के लिए आए। तो कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन आईएनए के इस ट्रायल ने देश को एकजुट कर दिया। उधर नेवल म्यूटिनी हो गई एंड ब्रिटिशर्स वेर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस। ब्रिटिशर्स गांधी जी के किसी भी आंदोलन से इतना नहीं डरते थे क्योंकि उनको पता था लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे कभी। बट ये जो डायरेक्ट एक्शन होता था, जिसको एक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एक्टिव रेजिस्टेंस से बहुत डरते थे क्योंकि इन्होंने 1857 में देख लिया था कि जब इंडियंस एक्टिव रेजिस्टेंस करते हैं तो क्या होता है, और इस बार भी एक्टिव रेजिस्टेंस इनको होता हुआ दिखाई दे रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द आईएनए ट्रायल एंड नेवल म्यूटिनी। और उन्होंने बोला कि इससे पहले कि कोई बड़ा एक्टिव रेजिस्टेंस हो हमारे अगेंस्ट, लोग हथियार उठा लें, बेटर टू गो आउट फ्रॉम इंडिया। वरना अब देखो, भारत तो आज़ाद होना था, यूएन बना था, डीकोलोनाइजेशन की बात हो गई थी, भारत की आज़ादी तय थी, लेकिन वो शायद 10 साल बाद हो सकती थी, 20 साल बाद भी हो सकती थी, अंग्रेज उसको डिले कर सकते थे। लेकिन नेताजी की फोर्स में वो आईएनए ट्रायल और फिर नेवल म्यूटिनी, इसने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अंग्रेजों के लिए डर का माहौल क्रिएट हो गया। आईएनए के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स भारत के अंदर, जब उनको पता चला कि आईएनए बनी, तो बहुत सारे सिंपैथाइजर्स का राइज हो गया और विद इन द रैंक्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ था, और उससे अंग्रेज सबसे ज़्यादा डरे थे और इसीलिए वो पीछे हट गए थे। तो नेताजी का जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था ये काइंड ऑफ फॉरगॉटन है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये चीज़ लाइट में आएगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर आस्किंग। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज विलक्षण प्रतिभा? विलक्षण प्रतिभा का मतलब होता है अनपैरेलल्ड टैलेंट। ओके, थैंक यू सर। इनक्रेडिबल टैलेंट। सर मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपने पूरा निबंध लिख दिया। सर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टॉपिक्स अपने दिमाग के, अपने दिल के इतने करीब होते हैं कि जब आप उसके बारे में कुछ बोलते हो तो फिर आप रुकते नहीं, जैसे कि आप भी नहीं रुके थे कई सवालों में। ओके सर, थैंक यू। आपको अगेन मिलते हैं 20 आउट ऑफ 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विशाल सर के साथ। द क्वेश्चन इज, नाउअडेज, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सर, नाउअडेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समटाइम्स सीन इन न्यूज, व्हाई? ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। इनफैक्ट मैंने डीसी क्लास में पढ़ाया था, क्या पता मेरे लर्नर्स भी कमेंट्स में आंसर दे, भाई जो डीसी क्लास में आता है कमेंट करो भाई। ठीक है, और मुझे बताओ किस क्लास में। एक्चुअली 3-4 क्लास में पढ़ा दिया है, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत कॉमन है, और मैं दोबारा बोलूंगा कि ये सेशन आप वैसे देख रहे होंगे बट ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बल्कि मुझे इस बार भी ऐसा लग रहा था कि क्या पता एनडीए सीडीएस में आना जाए, बट ये कि अब जो अगले एग्जाम्स हैं उनमें आ सकता है। चांसेस आए। मैम सबसे पहले मैं बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। स्ट्रेट पानी का एक ऐसा रास्ता होता है जो 2 लैंडमास को अलग करता है और 2 समुद्र को जोड़ता है। तो कोई भी ऐसा पानी का रास्ता, जनरली आप समझो कैसा पानी का रास्ता जिसने 2 वाटर बॉडीज को जोड़ दिया, 2 समुद्र को जोड़ दिया और 2 लैंडमास को, 2 धरतियों को अलग कर दिया, ऐसे रास्ते को ज्योग्राफी में स्ट्रेट कहा जाता है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है मैम, ये ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत फेमस है। मतलब कच्चा तेल बहुत ज्यादा इस रास्ते से, शिप्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से अलग अलग देशों में भेजते हैं बेचने के लिए। अभी क्या हुआ है मैम कि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है ना। तो अब क्या हुआ है कि भाई जब से ये इजराइल पैलेस्टाइन के अंदर इतने हमले कर रहा है, तो इस बात से बहुत नाराज हो गया ईरान। और ईरान एक आतंकवादी ग्रुप को पालता है जिसका नाम है हाउदी रिबल्स। ईरान इस आतंकवादी ग्रुप हाउदी रिबल्स को सपोर्ट कर रहा है, और ये हाउदी रिबल्स कोशिश कर रहा है कि जो भी जहाज
इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे हैं उसके ऊपर हमला हो जाए, ठीक है। एक तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या, आप समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ जी, एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें न्यूज में चल रही है तो थोड़ा मेरा दिमाग हो गया, थोड़ा सा हुआ है। मैं इसके पहले बेसिक डायमेंशंस आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके जो बेसिक डायमेंशंस है वो ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये ओमान देश को ईरान से अलग करती है, और ये गल्फ ऑफ ओमान को जो है, ये गल्फ ऑफ ओमान को जो है पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। इनफैक्ट वो अरेबियन सी भी है, अगर आप देखोगे तो पर्शियन गल्फ को ये अरेबियन सी से जोड़ती है, अरेबियन सी भी आ जाता है वहां, उसको जोड़ती है। इसका एक रेलेवेंस मैं आपको और बताता हूं। मैम आपने सुना होगा भी कुछ समय से जो हमारा रेड सी वाला एरिया है ना, उस रेड सी वाले एरिया में बहुत सारे पायरेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं या कब्जा कर ले रहे हैं। तो कहीं सारी शिप्स भी जो अभी रेड सी से गुजरते हुए आ रहे थे, उनके ऊपर जब कई सारे आप कह लो ये पायरेट्स लोग कब्जा कर रहे थे, ठीक है, तब भी न्यूज में आई थी। और अब मैं इसका फाइनल आंसर देता हूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में क्यों है। ईरान और इजराइल के टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ईरान ने ये धमकी दी थी या ईरान ने ऐसा अनाउंस किया था कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर एक बार ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया तो जितना भी तेल एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाता है ये नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा सर, इससे फ्यूल इन्फ्लेशन आएगा और इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड को पड़ेगा। तो इसलिए न्यूज में था कि ईरान ने इजराइल को कहा था कि भैया ज्यादा हमसे उंगली करो मत, ठीक है, वरना हम जो हैं ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसे बंद कर देंगे। तो दैट्स व्हाई थोड़ा न्यूज में आ गया मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक रूल में एक थोड़ा सा चेंज है। अभी तक आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 मिल रहे थे, अब मिलेंगे 50 आउट ऑफ 50, बट एक कंडीशन है जी। मुझे चाहिए शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। जिसने भी लेंदी आंसर दिया उसके माइनस, एंड जिसने भी शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दिया उसको फुल मार्क्स। आर यू रेडी? ओके मुक्तक सर, लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है जी। इम्पैक्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इन द शेपिंग ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया। ओके मेरा टाइम स्टार्ट हो गया? यस सर, इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड। ओके, रैपिड आंसर। कितना शॉर्ट और क्रिस्प दे सकता हूँ इसका आंसर? सिंपल सी बात है, एक इंसान है जिसने बैसाखी पे चलना सीखा और बैसाखी पे बहुत आगे तक गया। एक इंसान है जो कि ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपने पैर पे उसने खड़ा होकर आगे बढ़ना शुरू किया। और एक समय ऐसा आया जब बैसाखी वाले इंसान से बैसाखी छीन ली गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और जो इंसान ने स्ट्रगल करके चलना सीखा था वो लंबा चलता रहा। वो इंसान जिसने स्ट्रगल करके चलना सीखा था बिना किसी का सहारा लिए, वो इंडिया था। और वो इंसान जिसने दूसरों की मदद यानी कि बैसाखी लेके चलना शुरू किया था और बैसाखियों के छिन जाने से अचानक गिर गया, वो है पाकिस्तान। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट किया था कि किसी भी बड़ी पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे और अपना एक अलग गुट बनाएंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। और पाकिस्तान ने हमेशा वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट लिया, बैसाखी ली। जब वो बैसाखी छिनी वो गिर गया और हम शुरू में लड़खड़ाए, लंगड़ाए, लेकिन धीरे धीरे अपने पाँव पे खड़े हो गए। और आज इसका ये नतीजा है कि हम पाकिस्तान से बहुत आगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। वेरी नाइस, क्लैपिंग तो बनती है विशाल सर। आपको मिलते हैं 50 आउट ऑफ 50। आप रेडी है? नो आई एम नर्वस। इनसे कम देंगे तो आपको हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट भी मिल जाए। वंडरफुल। ओके सर, कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी इनसे कम समय में आंसर देने। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तो ISI है और ASI, आई डोंट नो, आई रिपीट, इट्स ASI। ASI, okay. Nowadays, the ASI, the full form is Archaeological Survey of India, has planned to further excavate the Purana Killa. Yes. Please, could you please tell us something about that? अच्छा, पुराना किला के बारे में, हाँ, ये आजकल न्यूज में है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैम, पुराना किला बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अभी ये न्यूज यही थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। मैम, एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही ये काम होता है कि खुदाई करके इतिहास को बाहर निकालना। जैसे सर का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज भी खुदाई चल रही है जी। पहले कभी मोहनजोदड़ो बड़ी साइट हुआ करती थी, आज राखीगढ़ी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पुराना किला
से हम और जानकारी निकालना चाहते हैं ताकि हमारी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री और जिंदा हो जाए। ये जो पुराना किला है इसको हमारे सेकंड मुगल एम्पायर हुमायूं जी ने बनाया था। हुमायूं ने इसको बनाया था, हुमायूं बाबर के बेटे थे, और ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में बना हुआ है और इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज है। तो कुल मिला के इसके ऊपर जांच और हो रही है, इसकी और इंफॉर्मेशन हम लोग निकालना चाहते हैं ताकि हमारी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री और जनरेट हो जाए। दैट्स वाई ये न्यूज में था मैम। ओके, थैंक यू। आई गेस सर का आंसर सर और भी को, कम टाइम में 50 था। में से 60 मिलना चाहिए 100 दे देते हैं। क्योंकि थोड़ा सा छल हुआ है इनके साथ में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हिस्ट्री का दे दिया गया है। ओके पॉलिटी ओके करंट ओके। अफेयर्स के लिए आए थे लेकिन ये क्वेश्चन हिस्ट्री से दे दिया, तो इनको 60 दे दीजिए और जो गिफ्ट था वो मुझे दे दीजिएगा। नहीं नहीं, सर गिफ्ट उनको ही मिलेगा। ओके, कमेंट करना जिसका लाइक लास्ट क्वेश्चन किसने अच्छे से आंसर दिया, किसने जल्दी आंसर दिया, उसको मिलता है गिफ्ट। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी Thank you मच very सर much. फॉर मैम द रिजल्ट क्या है सेशन का? रिजल्ट। इट इज 50 आउट ऑफ 50 इक्वल, It is tie. दोनों का हाँ टाई हो गया है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द एक क्वेश्चन और रख ले अगर टाई नहीं करना है। डन इट्स ओके। डन फॉर द डे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद। An Academy. Let's crack it.